Check that. Wicked. दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, आज क्वार्टर फाइनल है जैसे कि हम सब जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है एंड वी ऑल नो ब्राजील वर्सेस क्रोएशिया, फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड, स्पेन वर्सेस नेदरलैंड्स एंड ऑब्वियसली जो कि सबसे बड़ा अपसेट हुआ, मोरक्को इस वक्त क्वार्टर फाइनल में है और मोरक्को का मैच है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल से एंड वी ऑल नो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेंच किया गया। लेकिन आज के मैच में जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट गेम होने वाली है, खास तौर पे जो रात वाला मैच है अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड्स, उसके ऊपर भी बात होगी। इस चारों जो क्वार्टर फाइनल्स हैं उनके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले आ जाते हैं हम ब्राजील वर्सेस क्रोएशिया पे। ब्राजील की अगर लाइनअप देखो तो वो खेलेंगे 4-2-4 के साथ जब वो पोजीशन के अंदर होंगे एंड वी ऑल नो कि उनके जो विंगर्स है वो अप टॉप चढ़ेंगे और एक जो मिडफील्ड से जो बंदा होगा वो चढ़ेगा मेन स्ट्राइकर के साथ। मेन स्ट्राइकर रिचार्लिसन होगा, रिचार्लिसन के साथ ऊपर होगा नेमार एज दैट स्ट्राइकर, दैट मेन स्ट्राइकर। हम सब जानते हैं कि जो मिडफील्ड है उसमें कैज़ेमीरो ने तो खेलना ही खेलना है, जो कि डबल पिवट है। उसके अंदर डबल पिवट के साथ या तो फ्रेड होगा या फिर लूकास पैक्वेटा होगा। आजकल लूकास पैक्वेटा होता है क्योंकि टीटे थिंक्स कि जब भी लूकास पैक्वेटा नेमार के साथ खेलता है और रिचार्लिसन, लूकास पैक्वेटा और नेमार तीनों साथ में खेलते हैं तो नेमार की जो परफॉर्मेंस है वो एक नॉच ऊपर चली जाती है और हायर क्वालिटी परफॉर्मेंस वो और निकलता है और उसको ज़्यादा फ्रीडम मिलता है इवन एज अ शैडो स्ट्राइकर खेलने का। तो वैसे तो रोम अराउंड करता ही है राइट लेफ्ट इन द मिडल नेमार, लेकिन उसको और ज़्यादा एक लाइसेंस मिलता है क्योंकि पीछे लूकास पैक्वेटा सब कुछ बॉल कैरियर का रोल कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होता है, अटैक्स को भी रोक रहा होता है। कैज़ेमीरोस के साथ मिलके ये प्ले को डिसरप्ट कर देते हैं। दे आर ही इज़ अ कंस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ डीएम और जो कैज़ेमीरो है वो डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ डीएम है। डिस्ट्रक्टिव ऐसे कि ही डिस्टर्ब्स द प्ले, रोकता है अटैक्स को, इंटरसेप्शंस करता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरसेप्शंस जो हैं उसने की हुई है अपनी लीग के अंदर भी एंड ये जोड़ी बड़ी अच्छी बनी हुई है इस वक्त डबल पिवट में ब्राज़ील के लिए, लूकास पैक्वेटा की और साथ में एज यू नो कैज़ेमीरो की। तो 4-2-4 होगा, 4-2-4 इज गोइंग टू बी इन पोजीशन एंड जब वो पीछे आएंगे तो 4-5-1 या 4-4-2 बन सकता है जब भी क्रोएशिया के खिलाफ डिफेंसिव फेज में आएगी। मुझे नहीं लगता कि कोई टैक्टिकल मैच है क्रोएशिया का। अगर हम क्रोएशिया को डिस्कस भी करें तो यस दे हैव एक्सपीरियंस इन दिस मिडफील्ड विद ब्रोजोविच, मॉड्रिच एंड कोवासिच, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई एज सच अटैकिंग थ्रेट है। द ओनली अटैकिंग थ्रेट दे हैव राइट नाउ इज पेरिसिच और उसको भी मुझे लगता है ब्राज़ील बड़े आराम से लेफ्ट हैंड साइड पे जो वो खेलेगा फ्रंट थ्री में वो उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। देयर इज एब्सोल्युटली कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो क्रैमरिच ऑब्वियसली आजकल स्टार्ट कर रहा है तो दीज आर द 5 गाइज जो कि एक तरह से हर्ट कर सकते हैं ब्राज़ील को, लेकिन आई थिंक ब्राज़ील जो है वो आराम से निकल जाएगी। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी ब्राज़ील 3 एंड क्रोएशिया 1 एंड ईजिली ब्राज़ील को ये मैच जीतना चाहिए। 5 टाइम चैंपियंस भी हैं एंड दे आर इन अ वेरी वेरी गुड फॉर्म एज वेल। जिस तरह से उन्होंने पिछाड़ के रख दिया था साउथ कोरिया को 4-1 से हराया, तो आई थिंक दिस इज ब्राज़ील्स गेम। सेकंड मैच पे आते हैं। सेकंड मैच है जी अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड्स और जो भी ये मैच जीतेगा वो ब्राज़ील से खेलेगा सेमीफाइनल के अंदर। मेसी इज गोइंग टू प्ले, मोस्ट प्रोबेबली इज गोइंग टू प्ले नेमार। तो अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड्स जो है वो एक टक्कर का मुकाबला होने वाला है और उसमें हम जानते हैं कि इट्स गोइंग टू बी लियोनेल मेसी एंड वी ऑल नो कि 4-4-2 फॉर्मेशन में लियोनेल मेसी जो है वो ज़्यादा पीछे आके ट्रैक बैक नहीं करेगा, ज़्यादा प्रेस नहीं करेगा, तो उसको जो एक सहारा देना है पीछे आके जो ग्राउंड को क्या कहते हैं स्पेसेस को कवर करना है, ग्राउंड को कवर करना है, वो ऑब्वियसली एंजो फर्नांडिस कर रहे होंगे और रोड्रिगो डी पॉल एंड मैकलिस्टर, दीज 3 विल बी कंबाइनिंग देयर एंड दे विल बी हेल्पिंग आउट जो स्पेसेस अगर मेसी छोड़ रहा होगा, बिकॉज मेसी का काम एक ही है, गोल मारना, चीज़ों को चांसेस क्रिएट करना एंड मिडफील्ड में आके तब हेल्प करना जब पोजीशन में हो। बाज़ दफ़ा हम देख रहे होते हैं वो जब पोजीशन में बॉल होती है अर्जेंटीना के पास तो वो एज ए डीएम आके ड्रॉप कर रहा होता है और वो स्पेसेस फाइंड करने की कोशिश कर रहा होता है, यू नो, टू द विंग्स। तो वो एक चीज़ है जो कि मेसी को आज भी करनी होगी। नेथन आके, वैन डाइक, टिम्बर, ये 3 तो स्टार्ट करने ही करने वाले हैं। अब देखना होगा कि मिडफील्ड में डियोंग के साथ नेदरलैंड्स के लिए कौन होगा, वी डोंट नो दैट। क्या कूप माइनर्स होगा या मार्टिन डिरून होगा,
who is going to be there. So ये एक चीज़ है जो कि देखनी होगी. समटाइम्स बर्गुइस भी खेल सकता है उसके साथ. तो ये वाला जो एक पोजीशन है नेदरलैंड्स की, ये इतनी ज़्यादा अभी पता नहीं है कि इसमें कौन स्टार्ट करने वाले. फ्रंट थ्री वी ऑल नो इट्स गोइंग टू बी डिपाय, क्लासन एंड ऑब्वियसली द गोल्डन बॉय, द स्टार इन द मेकिंग, कोडी गाक्पो. तो ये सब कुछ होने वाला है. फुल बैक्स का बेदरेग इस्तेमाल करेगी नेदरलैंड्स, दैट इज डेली ब्लिंड एंड डम्फ्रीज. इनको रोकना होगा. ओवरलोड्स क्रिएट करके वो स्विच मारेंगे और स्विच मारने की कोशिश करेंगे टूवर्ड्स द राइट अगर डेली ब्लिंड के पास बॉल है, और अगर बॉल हुई इधर डम्फ्रीज के पास तो वो स्विच मारेंगे उस ऐसे एम्प्टी स्पेस में जो कि ओवरलोड क्रिएट होगा. तो वहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस बनेगा और वहाँ पर कोई भी आ सकता है, आके राइट कर सकता है. सो दिस इज द थिंग, फुल बैक्स को रोकना होगा बेसिकली. तो यहाँ पर डी मरिया का और मैं समझता हूँ कि मैकेलिस्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जब वो पीछे आके डिफेंड करेंगे, ट्रैक बैक करेंगे और मोलिना की हेल्प कर रहे होंगे या एक्विना की हेल्प कर रहे होंगे, तो एक्विना का क्या रोल होगा. एक्विना क्या आज कंजर्वेटिव जाएगा? नहीं, वो वही गेम खेलेगा जो वो खेलता है, और उसकी गेम है अटैक 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 और फ्रंट फाइव में जाकर अपना कंट्रीब्यूशन देना, हरामी किस्म के क्रॉसेस मारना, और वो करेगा. सो ये मेरे ख्याल से बैटल होने वाली है विंग्स के ऊपर. और अर्जेंटीना को आज नेदरलैंड्स के फुल बैक को रोकना होगा और अपनी जो सेंट्रल पेनिट्रेशन है वो किसी तरह हासिल करनी होगी. लुई वैन हाल ने अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि मेसी जो है वो प्रेसिंग नहीं करता ज़्यादा, और वो प्रेसिंग में वीक है, डिफेंसिव फेज में वीक है अर्जेंटीना. वहाँ पर हम उनको मारेंगे. देखते हैं फिर कैसे मारते हैं. और ये देखना होगा कि कैसे अर्जेंटीना इस काइंड ऑफ थ्रेट को न्यूट्रलाइज करती है. एंजो का और जो डबल पिवट में रोड्रिगो डी पॉल है, बहुत बड़ा रोल है आज. रोड्रिगो डी पॉल की अगर आज शिट परफॉर्मेंस आई तो अर्जेंटीना को नुकसान हो सकता है. अगली गेम पे आता हूँ. अगली गेम है मोरक्को वर्सेस पोर्चुगल. एंड मोरक्को वर्सेस पोर्चुगल में आई थिंक पोर्चुगल आर डेफिनेटली द फेवरेट्स. लेकिन मैं ये कहूँगा कि मोरक्को को हल्का नहीं लेना चाहिए. टफ टाइम जरूर देगी, लेकिन आई थिंक पोर्चुगल क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए, एंड दे आर गोइंग टू प्ले द सेमीफाइनल इन माय ओपिनियन. जिस तरह से उन्होंने मार दिया बिल्कुल 6-1 वो मैच जीते थे स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट, एंड गोंजालो रामोस वो खेला था. 4-4 टाइमर थी उस मैच में पोर्चुगल की. तो क्या इस मैच में भी पोर्चुगल 4-4 जाएगी, या इस मैच में भी रोनाल्डो को बिठाया जाएगा बाय फर्नांडो सैंटोस? वी डोंट नो, एंड आई गेस कि ना बिठाया जाए रोनाल्डो को. आई नो पोर्चुगल बेटर खेल रही है विदाउट रोनाल्डो, लेकिन आई थिंक इस मैच में आई विल डेफिनेटली गो विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो. मोरक्को भी और लो, अमराबाद एक फ्री मिडफील्डर है, वो पीछे रोम अराउंड करता रहता है, और वो फ्री इसलिए होता है कि उसके जो 2 नंबर 8 हैं यानी कि अमाला और उनाही, ये दूसरे डिफेंडर्स के ऊपर चढ़ रहे होते हैं और उनको मैन मार्क कर रहे होते हैं, उनको रोक रहे होते हैं, ताकि अमराबाद को स्पेस मिले और वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करे और लॉन्च करे, और जब भी कोई जहाँ पे डिफेंड करना हो तो दूसरे मिडफील्डर की हेल्प करके डबल अप करे. तो वो डबल अप आके करता है अमराबाद, एंड दिस इज हिज रोल. एंड फायोरेंटीना के लिए तो उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है सीरिया में, इतना कोई खास वो नहीं खेल रहा, लेकिन अपने कंट्री के लिए वो एक अलग लेवल उसने फाइंड किया है, एक टॉप नॉच लेवल फाइंड किया, एंड ही इज हैविंग अ स्टेलर वर्ल्ड कप. तो देखना ये है कि अमराबाद जो है उसको कौन मैन मार्क करेगा पोर्चुगल में से. आई थिंक इट्स आइदर गोइंग टू बी जॉ फिलिक्स, और इट कैन बी उसको प्रेस कर सकता है अपना ब्रूनो फर्नांडिस. ये जो प्लेयर्स हैं ये काफ़ी, इनमें से एक तो मार्क कोई ना कोई कर रहा होगा पोर्चुगल के जो प्लेयर्स हैं उनमें से, क्योंकि अमराबाद को रोकोगे तो सारे अटैक जो हैं वो रुक जाएंगे क्या कहते हैं मोरक्को के. इनके जो फुल बैक्स हैं वो आके हेल्प करते हैं फ्रंट फाइव में, और विंगर्स जो है वो अंदर टकिंग कर जाते हैं विद द स्ट्राइकर, तो वो फ्रंट फाइव बन जाता है, और फिर पीछे होता है 2 तो 5-2-3. अमराबाद जो होता है वो सेंटर बैक्स में आके ओवरलैप करता है और वो बैट सिट इन करता है, डीप सिट इन करता है, तो इट्स 3-2-5. सो इस तरह से अटैक करने की कोशिश करती है जो मोरक्को की जो टीम है. सो आई थिंक मोरक्को इज गोइंग टू गिव अ टफ टाइम टू पोर्चुगल, और ये इतना आसान मैच नहीं होने वाला जितना स्विट्जरलैंड के साथ था, लेकिन ये मैच 90 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा, एंड या पोर्चुगल विल विन एज आई सेड. अगली गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये मेरी फेवरेट नेशनल टीम का मैच है, तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग है. इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस. हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड का जो मैनेजर है वो एक जोकर है. हम सबको पता है कि वो एक प्रैग्मेटिक आदमी है, और हम सबको पता है कि वो किसी ना किसी मोमेंट पे चोक करेगा. क्या ये मैच वो मैच होगा जिसमें गैरेथ साउथगेट बैक 4 से बैक 3 में आएगा? सवाल ये.
तो देखते हैं कि डज ही रिवर्ट बैक टू अ बैक थ्री। मेरे ख्याल से वही फॉर्मेशन रहनी चाहिए जो लास्ट मैच में फॉर्मेशन थी सेनेगल के खिलाफ। उसका रीज़न ये है कि अगर आप 4-3-3 के साथ जाओगे, बेशक आप हेंडरसन को ना खिलाओ, आप 4-3-3 के साथ जाओगे तो जब आप डिफेंसिव फेज में होगे और आपके पास बॉल पोजीशन नहीं होगी तो उस केस में यू विल हैव अ बैक फाइव। क्योंकि साका का अगर हीट मैप निकाल के देखो, वो पीछे आके काइल वॉकर की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था सेनेगल के अगेंस्ट, सो वो बैक फाइव बन रहा था। काइल वॉकर, मैगवायर, स्टोन्स और साथ में आपका साका था एंड ल्यूक शॉ, वो बैक फाइव एक तरह से बन रहा था। फिर आपका 4 की मिडफील्ड आपकी बन गई थी, वो लेयर बनी थी अलग से, जिसमें डेक्लन राइस था और बेलिंगम था एंड फोर्डन आगे पीछे ड्रॉप कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे टू हेल्प ऑब्वियसली ल्यूक शॉ। एंड इस तरह से जब आपका 5-4-1 का स्ट्रक्चर था, यानी कि सिर्फ केन आगे था, तो फिर आपको ज़्यादा हेल्प मिल रही थी और हेंडरसन राइट हैंड साइड पे ही वाज हेल्पिंग द अदर विंग बैक साका एज वेल। तो वो डबल अप कर रहे थे, साका एंड हेंडरसन दे वर ऑल डबलिंग अप इन दैट गेम ऑन द फ्लैंक्स। एंड ये जो कॉम्बिनेशन था ये वर्क किया। 5-4-1 का जो डिफेंसिव फेज की बात करो, 5-4-1 बन रहा था। सो दिस इज समथिंग जो कि बड़ा ही मुझे इंट्रीग किया कि अगर 4-3-3 को इस तरह से इस्तेमाल करता है गैरेथ साउथगेट, इट कैन बिकम अ मास्टर क्लास इन दिस गेम वर्सेस यू नो ऑब्वियसली फ्रांस। तो मुझे नहीं लगता कि बैक फोर को अबैंडन करने की जरूरत है, इंग्लैंड को बैक फोर के साथ ही जाना चाहिए। फॉर मी द लाइनअप इज गोइंग टू बी सेम, बारिंग मैं यही कहूँगा कि शायद हेंडरसन को स्टार्ट ना किया जाए, हेंडरसन के अलावा कोई और मिडफील्डर लेकर आया जा सकता है जो कि मोर डायनेमिज्म प्रोवाइड करे, तो दैट कैन बी समवन। मैं बल्कि 4-2-3-1 पे भी जाने के लिए तैयार हूँ। यू कैन ऑब्वियसली यू नो ब्रिंग इन रैशफोर्ड एंड स्टार्ट हिम इन द गेम, तो क्योंकि वो ट्रैक बैक भी कर सकता है रैशफोर्ड, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक मेरे लिए बैक फोर को अबैंडन करना जो है ना वो इंग्लैंड की मौत होगी। इंग्लैंड मस्ट गो विद अ बैक फोर। इन माय हम्बल ओपिनियन आई विल नॉट वांट गैरेथ साउथगेट टू रिवर्ट टू अ बैक थ्री। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस ऑब्वियसली अपने ट्रस्टेड 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ ही जाएगी। दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। ग्रीजमैन एज दैट नंबर 10, जिरूड स्ट्राइकर, लेफ्ट हैंड साइड पे एम्बापे, राइट हैंड साइड पे डेम्बेले, पीछे डबल पिवट में चुआमेनी एंड रेबियो। Then we are going to see the two center backs, Upamecano, most probably Rafael Varane and Jules Koundé on the right back position, left back to Theo Hernandez। और Theo Hernandez और Mbappe जब combine करते हैं तो फिर you know France just goes on fire on that left hand flank। तो जो attacking prowess है उनका सारा attack left hand side से ही आना है, तो right hand side पे protection चाहिए होगी इंग्लैंड को, काइल वॉकर, साका एंड अगर हेंडरसन खेलता है, मुझे नहीं लगता हेंडरसन वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन अगर वो खेलता है तो इन तीनों बंदों को चतुर रहना होगा। मेन जो अटैकिंग थ्रेट है वो ग्रीजमैन है इस फ्रांस और इंग्लैंड के मैच में। फ्रांस की तरफ से ग्रीजमैन को रोक दो तो 60-70% ऑफ द अटैक्स आपके रोक सकते हैं। 60-70%। अगर 9 शॉट्स ऑन टारगेट आनी है तो हो सकता है फिर 5 शॉट्स ऑन टारगेट आए। तो दिस इज द थिंग जो कि मैं बिलीव करता हूँ कि अगर ग्रीजमैन को आप रोक देते हो, वो एक ऐसी कड़ी है कि अगर आप उस चाबी को रोक देते हो तो 70% अटैक्स फ्रांस के रुक जाएंगे। तो उसको कौन मैन मार करेगा, दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो फॉर मी ऑन संडे। संडे को ये मैच होने वाला है 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फ्रांस आर माई फेवरेट्स इन दिस गेम। आई थिंक फ्रांस आर गोइंग टू विन, दे आर टू पावरफुल, और मुझे लगता है कि उनके पास वो चाबी है कि जिससे कि वो ताला खोल सकते हैं इंग्लैंड का, दे कैन यू नो ब्रेक द डेडलॉक एंड अनलॉक इंग्लैंड्स बैक थ्री और बैक फोर वट एवर साउथगेट प्लेस। क्योंकि आई डोंट अंडरस्टैंड हिज मेंटालिटी कभी कभी, क्योंकि ही हैज़ अ चोकिंग मेंटालिटी, दैट्स अ फैक्ट। अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि डिफेंसिव फेज में फ्रांस क्या करती है। आई थिंक फ्रांस जो है वो डिफेंसिव फेज में 4-4-2 बन जाती है, बिकॉज ग्रीजमैन जो है वो पीछे आके ड्रॉपिंग करता है मिडफील्ड के अंदर, रेबियो जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, चुआमेनी और ग्रीजमैन का एक डबल पिवट बन जाता है, जिसकी वजह से बनता है 4-4-2। और 4-4-2 में हम सब जानते हैं कि जिरू और एम्बापे जो हैं वो आगे होते हैं, बिकॉज एम्बापे ज़्यादा प्रेसिंग नहीं कर सकता, ही कैन नॉट प्रेस दैट मच, सो वो उसकी गेम नहीं है। तो उसकी हेल्प कर रहा होता है रेबियो, पीछे सारे स्पेसेस कवर कर रहा होता है रेबियो, सारा डर्टी वर्क कर रहा होता है उस लेफ्ट हैंड चैनल में। राइट हैंड पे डेम्बेले पीछे ड्रॉप करते हैं, 4-4-2 बन जाता है। और जब वो 4-4-2 बनता है तो फिर एक बड़ा ही कॉम्पैक्ट किस्म का यू नो डिफेंसिव लाइन बनती है फ्रांस की, और बाज़ दफ़ा वो मिड ब्लॉक में भी जाते हैं। वैसे तो वो हाई लाइन खेल रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं आगे, लेकिन वो मिड ब्लॉक में चले जाते हैं जब वो ऑफेंसिवली नहीं खेल रहे होते और यू नो डिफेंसिव फेज में होते हैं।
तो दिस वॉज माई रिव्यू एंड आई थिंक फ्रांस के पास वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है एम्बापे जैसी कि वो इंग्लैंड को हरा सकते हैं. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ 1-0 फ्रांस और ये शायद मैच एक्स्ट्रा टाइम तक चला जाए एंड इट माइट बिकम 2-1. तो ये 2-1 भी हो सकता है ये मैच. सो आई थिंक फ्रांस विल विन दिस गेम एंड रीच द सेमीफाइनल्स. आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस क्वार्टर फाइनल में कोई अपसेट होने वाला है? वैसे मेरे हिसाब से तो कोई अपसेट नहीं होने वाला अनलेस कि मोरक्को पोर्चुगल को हरा दे. बाकी तो कोई मैं अपसेट कंसिडर करूंगा भी नहीं बिकॉज ऑल टीम्स आर वेल बैलेंस्ड, ऑल टीम्स आर इक्वल टू वन अनदर और सब टीम्स के पास क्वालिटी है. अगर मोरक्को को आप छोड़ दो, मोरक्को एक अंडरडॉग है. मोरक्को के पास भी क्वालिटी है लेकिन एक दो प्लेयर्स उनके ऐसे हैं जो कि इतने हाउस होल्ड नेम्स नहीं हैं. तो this is the whole preview which I wanted to give and I wanted to discuss. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना. I'll see you in the next video. हस्ता ला विस्ता.